नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 24 जून है 2026 के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करें सो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है यार, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने यहाँ पे 315 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको मेट्रोलॉजिकली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया, बिकॉज हमारे पास सुपर एलिनो आ रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे इसने डिवाइड किया कि हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड लो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा। उसकी अगर हम बात करें सो एल नीनो एंड इंडियन मानसून, एल नीनो एंड इंडियन मानसून, एल नीनो एंड इंडियन मानसून के अंदर सबसे पहले तो समझते हैं कि जो एल नीनो है एंड एंसो है उसको समझते हैं यार। अंडरस्टैंडिंग एल नीनो एंड एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो जो डेफिनेशन है, ये जो एल नीनो होता है ये वार्मर फेज होता है यार एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का। इट इज़ द वार्म फेज ऑफ एंसो। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो एल नीनो है ये एक तरह से एबनॉर्मली वार्मिंग देखने को मिलती है यार, जो पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर जो है ना उसका एबनॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एबनॉर्मली वार्म पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर। यहाँ पे जो ट्रेड विंड है वो वीक हो जाते हैं, इसीलिए जो वार्म वाटर है वो यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक में नहीं, यहाँ पे सेंट्रल ये पैसिफिक है यहाँ पे सेंट्रल पे नहीं, ये जाके ईस्टर्न पैसिफिक में जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इधर ट्रेड विंड जाते थे तो इधर से ये गर्म पानी इधर जाता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे बादल बनते थे, बारिश होती थी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती थी, यहाँ पे पेरू के कोस्ट में बारिश होती है, बिकॉज वार्म वाटर जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो यहाँ पे क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ द वीकेंड ट्रेड विंड्स। जो न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग है वो यहाँ पे सप्रेस हो जाता है यार, बिकॉज वार्म वाटर इधर जाएगा। देखो ये पेरी का कोस्ट है, यहाँ पे वार्म वाटर जाएगा तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड होता है। तो जब यहाँ पे इस तरह से वार्म वाटर जाते थे तो यहाँ पे कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती थी, न्यूट्रिएंट अपवेलिंग होता था पेरू के कोस्ट में, तो वहाँ पे मछलियाँ मिलती थी। बट यहाँ पे जो है अपवेलिंग नहीं होती। सो सप्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग। जो एटमॉस्फेरिक मैकेनिज़्म है तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेरिक ट्रोपिकल पैसिफिक है वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है यार। एटमॉस्फेरिक मैकेनिज़्म की बात करें सो लो प्रेशर और लोअर प्रेशर इन ट्रॉपिकल पैसिफिक। जो ये एंसोफेज है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, इसके फेजेस की बात करें तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के अंदर एक एल नीनो फेज होता है जो कि वार्मर फेज होता है, एक लानीना फेज होता है यार। ये लानीना फेज जो है वो कूलर फेज होता है, एक होता है न्यूट्रल फेज। बाकी जो ये न्यूज़ में था यहाँ पे इम्पैक्ट अगर हम बात करें एल नीनो की तो जो यहाँ पे न्यूज़ में था, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने यहाँ पे 315 डिस्ट्रिक्ट की क्लासीफाई किया, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो एल नीनो है उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है यार, बहुत जगह पे होता है, बट इंडिया के अंदर यहाँ होगा यहाँ पे
डिलेड मानसून ऑनसेट देखने को मिलता है। देखो तो जून आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया है यार। सो एल नीनो की वजह से डिलेड मानसून ऑनसेट। यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन है, यहाँ पे 43% प्रिसिपिटेशन प्लमेट देखने को मिलता है। जो खरीफ साइकिल है, खरीफ क्रॉप साइकिल है, वो यहाँ पे इसकी वजह से अफेक्ट होता है। थ्रेटेंड खरीफ क्रॉप साइकिल्स, जो हीट वेव्स एंड ड्रॉट है वो बढ़ता है इसकी वजह से यार। इंक्रीज हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स। वाटर स्ट्रेस की बात करें वाटर स्ट्रेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर कि यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 315 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया। पहला है हाई प्रायोरिटी लेस देन 25%, जहाँ इरिगेशन देखने को मिलेगा। 111 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। मीडियम प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 25 से लेकर 50% यहाँ पे इरिगेशन देखने को मिलेगा। अराउंड 76 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो। बाकी लो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे मोर देन 50% इरिगेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज 100% में से 50% ज़्यादा भी एक कम ही है यार। ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 128 डिस्ट्रिक्ट्स पर देश भर में अराउंड 740 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से अगर इस तरह से क्लासिफिकेशन है तो आप समझना इनका जो जोग्राफिकल स्टेट्स जो स्प्रेड है इन डिस्ट्रिक्ट्स का, जोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें 12 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। लाइक एमपी, हमारे पास महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात, यूपी और भी बहुत सारे स्टेट्स। तो यहाँ पे जो आईसीआर का जो एक्शन प्लान है, इंटरवेंशन है, इतने सारे जो लोग, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट होने वाले हैं, उस पर आईसीआर ने क्या किया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने क्या करने की बात की भाई, इसका जो एक्शन प्लान एंड इंटरवेंशन है उसमें क्रॉप री इंजीनियरिंग करने की बात की। मतलब जो सीड्स हैं ऐसे सीड्स बनाएंगे जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट हैं। आप ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया फार्मर्स को यार। क्रॉप री इंजीनियरिंग लाइक ड्रॉट रेजिलिएंट सीड्स की बात करें, फोडर सेफ्टी पाइपलाइंस की बात करें तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक फीड ना ट्रांसपोर्ट करने की बात की गई। उनके जो फीड है उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिकॉज अगर खेती नहीं होगी, चारा नहीं मिलेगा यार, तो उसकी वजह से भी चीज़ें अफेक्ट होगी। इस चीज़ को भी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने ध्यान दिया। बाकी वाटर एसेट इंटीग्रेशन की बात की, मतलब जो ग्राम योजना है जिसमें है ना ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया रहा है, मनरेगा दोनों को यहाँ से। अब मनरेगा तो इफेक्ट हो गया, मतलब हटा दिया गया, काम आ जा रहा है। तो इस तरह से वाटर एसेट इंटीग्रेशन किया गया यहाँ पे। जो वाटर एसेट बनाएंगे तो इसमें इनको इंटीग्रेट करेंगे। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार विकसित भारत ग्रांटेड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात करें तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है, जो न्यू चेंजेस जो हैं लाए गए, उसका सिग्निफिकेंस ये है, प्रोटेक्टिव गवर्नेंस जो है वो पहले था कि बचना है, ये सपोर्ट प्रोडक्टिव गवर्नेंस अभी जो है यहाँ पे रिएक्टिव गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले साइंटिफिक रिस्क ग्रेडिंग अभी जो किया जा रहा है वो रिसोर्स एलोकेशन के लिए किया जा रहा है यार। फूड सप्लाई चेन को यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो सब चीज़ें नहीं होंगी तो महंगाई तो आने वाली है यार। जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो महंगाई देखने को मिलेगा।
So significance of this new changes, it is a type of reactive governance यार। पहले जो है प्रोएक्टिव इस्तेमाल किया जाता था, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पहले रिलीफ एक तरह से मिला जाता था हो जाने के बाद। अब यहाँ पे पहले से गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। एंड साइंटिफिक रिस्क, देखो भाई जहाँ पे ज़्यादा बारिश कम बारिश, तो इससे से जो ग्रेडिंग हुई ये किस लिए किया गया, फॉर रिसोर्स एलोकेशन, फूड सप्लाई चेन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की गई यार। प्रिजर्विंग फूड सप्लाई चेन्स एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। बाकी जो एसोसिएटेड चैलेंज है इस एल नीनो के साथ, वो कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं यार। व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस। सो यहाँ पे डीप रेनफेड वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे कम बारिश होता है तो उन रीजन्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कम गिरने की यहाँ पे वो जो होंगे वो अफेक्ट होंगे यार। ग्राउंड वाटर जो है वो ओवर एक्सट्रैक्शन का यहाँ पे रिस्क देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऊपर से पानी नहीं आया तो जो बोर लगाए हुए हैं तो वहाँ से पानी ज़्यादा खींचा जा सकता है। सो ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन का यहाँ पे रिस्क रहता है ना। जो फूडर ट्रांसपोर्ट है, लाइक चारा नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए लॉजिस्टिकल फ्रिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, इधर से उधर ले जाने पड़ेंगे तो ले जाने में दिक्कत। सो लॉजिस्टिकल फ्रिक्शंस इन फूडर ट्रांसपोर्ट, तो हमको करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। सो वे फॉरवर्ड की बात करें सो जो माइक्रो इरिगेशन है, बारिश कम हो रही है, लाइक प्रधानमंत्री किसान मतलब कृषि सिंचाई योजना जो है उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है अपने पास। सो एक्सपांडिंग माइक्रो इरिगेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसके अंदर बात करता है हमको जो स्मार्ट सीड एडेप्टेशन जो है वो अपने अपनाने पड़ेंगे यार, जो कि ऐसे सीड्स को इस्तेमाल करना होगा जो कि कम बारिश में यहाँ पे उग जाएं। जो लोकल वाटर स्टोरेज है, लाइक जो टैंक्स हैं यहाँ पे लोकल एरियाज़ में, उनको यहाँ पे डिसिल्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्टिंग हो चुकी है, उनको यहाँ पे डिसिल्ट करना पड़ेगा। जो लोकल वाटर पत्थर कंकड़ सब जमा हो चुके हैं, डी डिसिल्ट करना पड़ेगा। तो डिसिल्टेड टैंक्स की बात की। सो दिस इज़ व्हाट हमने बात की अबाउट द वे फॉरवर्ड यार। जो एल नीनो हो गया है ना, इंडियन मानसून के बारे में बात की। इस सब चीज़ को याद रखना। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे 315 डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई किया। अंदर आईएमओ ने भी यहाँ पे जो डाला है, मतलब आईएमडी ने भी यहाँ पे डाला है इसके बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको मेंस के ऊपर आराम से क्वेश्चन आ सकता है यार, है ना। चीज़ें ये जो है इसके ऊपर आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई मीडियम किसको बोलेंगे, हाई किसको बोला, लो किसको बोला। तो GS2 के अंदर ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन की, बिकॉज ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया का जो गोल है मेक इन इंडिया, विकसित भारत बनाना है 2047 तक, नेट जीरो अचीव करना 2070 तक। ये सब चीज़ के लिए इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को अचीव करने के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रहा है ना। तो ये भी हमको समझना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे ये 40% जो इंडिया का टोटल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन है वो ये करते हैं, जो कि एक तरह से सबसे हार्डेस्ट सेक्टर है जो टू डिकार्बनाइज यार, है ना। यहाँ पे इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको 2047 तक अगर हमको बनना है तो क्लाइमेट कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने पड़ेंगे, है ना। मतलब उसको फुलफ़िल क्लाइमेट जो कमिटमेंट्स उसको फुलफ़िल करना और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना ये बहुत बड़ा चैलेंज है यार, है ना। दोनों को एक साथ करना, तो एक तरह से नेक्स्ट जो फ्रंटियर है क्लाइमेट एक्शन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा दोनों को। सो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें
इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जिसमें इसके बारे में बात किया गया, तो देखो भाई, मेन चीज़ तो है कि हमको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करना है, लेकिन साथ ही साथ मेंटेन भी करना है यार ग्रोथ को। डेफिनेशन, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस वाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। हमारे पास जो नेट ज़ीरो है वो 2070 तक अचीव करना है यार, जो नेट ज़ीरो टारगेट है, तो उसके लिए डिकार्बोनाइज होने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को विकसित भारत बनना है, मतलब 30 ट्रिलियन जो इकोनॉमी हमको बनना है, $30 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनना है, उसके लिए ग्रोथ की बहुत ज़रूरी है। 2047 का जो विज़न है हमारे पास, सो हार्ड टू डिकार्बोनाइज सेगमेंट्स लाइक स्टील, सीमेंट, केमिकल्स जो हैं वो हमको समझ रहे हैं कि क्या करना है उन सेक्टर्स पे। उसीलिए ये आर्टिकल हमको देखने को मिला, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था यार, हार्ड टू decarbonize segments like steel, cement, chemicals। जो इकोनॉमिक सोर्स है यार यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन का, या फिर किस जो एमिशन के सोर्सेस हैं, कहाँ से एमिशन आता है, उसकी अगर हम बात करें, सो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो फ्यूल है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रीब्यूट्स अराउंड 13% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन यार। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फ्यूल यूज से अराउंड 13% यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस निकलता है। एंड जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज़ करने से यहाँ पर अराउंड 9% ग्रीन हाउस गैस निकलता है। जो CO2 है, इसकी बात करें, टोटल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे जो पूरा ग्रीन हाउस गैस में, ये अराउंड 20% का है। टोटल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ओवर 20,000 BTR1 2022 में हमको ये रिपोर्ट में देखने को मिला यार। बाकी जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन का, उसको हम समझें तो ग्रोथ को बैलेंस करना है एंड क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव करना है यार। ना ग्रोथ के साथ साथ क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव करना है। बैलेंसिंग ग्रोथ एंड क्लाइमेट गोल्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो है वो भी आपको अचीव करना है, बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइक जो CBAM का जो रिपोर्ट है वहाँ पे जो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है जो कि यूरोपियन यूनियन ने लाया, जिसने एक तरह से जो है प्रेशर हमारे पास क्लीन एक्सपोर्ट्स पे डाल दिया यार। ठीक है, लो कार्बन प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। खुद तो इमिट कर करके खुद तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें बेच बेच के डेवलप हो चुके हैं, हम दूसरे को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं यार। यूरोपियन नेशंस जो हैं ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म की बात किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। लाइक हमको एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करना है यार। इम्प्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं हैवी इंडस्ट्री में, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट इन हैवी इंडस्ट्री।
की चैलेंजेस जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन करने से क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द की चैलेंजेस यार। जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपना डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है भाई। हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हमको हार्ड टू अबेट सेक्टर्स बहुत सारे हैं लाइक जहाँ पे प्रोसेस से इमिशन होता है, तो ये चैलेंज है यार। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स बहुत सारे हैं जहाँ पे प्रोसेस से एमिशन देखने को मिला। जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यार, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन। जो डाटा गैप्स हैं लाइक नॉन स्पेसिफिक, जो इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाटा नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज कैटेगरीज में नहीं आते बट वहाँ से एमिशन होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टेक्नोलॉजी के गैप्स हैं, वो सब चैलेंजेस हैं यार यहाँ पे डिकार्बोनाइज करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी गैप्स की बात करें, एमएसएमई के बारे में बात करें तो जो एमएसएमई है, माइक्रो है ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसके अंदर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बाकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है यार यहाँ पे, है ना। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी बना नहीं रहे हैं, जो बन गए हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये गैप्स हमको देखने को मिलते हैं। सारी की चैलेंजेस देखो, ये ढांचा है भाई, ठीक है, आपके उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, हर चीज़ में एग्जांपल्स आपको डालने पड़ेंगे, है ना। धीरे धीरे करते जाओगे तो ढांचा देखो, हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, धीरे धीरे करंट अफेयर आप में करते जाओगे तो यहाँ पे आपकी चीज़ें दिमाग में रहेगी। बाकी आप इसको अगर आप हेडिंग्स में तो लिखो यार, बीच बीच में, है ना, आप डाल सकते हो। जैसे हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी से हमने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की, तो इतना ही रहता है मेंस में आंसर यार। आपको एक की चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड करें पूछा गया तो आप इस माइंड में इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दो, तो इतना तो आपके पास कम से कम 4.5 से 5-6 तक पहुँच सकते हो यार। फिर बाकी आप एक्स्ट्रा करते हो तो 6.5 और 6 तक पहुंच सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है यार, है ना। सच्चाई आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, इसलिए आपको सच्चाई समझना पड़ेगा। मीन्स रिलेटेड हमको टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए फॉर दिस चैलेंज को देखते हुए इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, अगर हम बात करें उसकी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो एक तरह से जो पैट स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ये गवर्नमेंट ने लाया यार। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, PAT, पैट स्कीम की बात करें, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात करें तो CCTS, ये गवर्नमेंट ने लाया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट ने लाया यार यहाँ पे। नेशनल मिशन फॉर एनहांस जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वो सरकार ने एक तरह से इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के लिए लाया। नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हमने NMEE कहा यार। बाकी जो ब्यूरो ऑफ BEE स्टैंडर्ड्स जो हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो इक्विपमेंट्स के लिए लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा यार, ठीक है, कि इसमें कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड लाया गया यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात करते हैं यार, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन
एंड स्टोरेज की बात करें तो CCUS, ये गवर्नमेंट ने लाया। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स लाए यार, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करने के लिए यहाँ पे देखो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया, जिससे जो है कम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुए ऐसे प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं, है ना। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यूएसए ने लाया। ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी जापान ने लाया। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जर्मनी ने लाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रोड मैप्स यहाँ पे हमको देखने को मिला। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी हमको बात करने पड़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के लिए दुनिया भर में क्या क्या किया गया। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूरोपियन यूनियन में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये देखने को मिला यार। यूएसए में यहाँ पे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है यहाँ पे ये सपोर्ट करता है ग्रीन हाइड्रोजन को, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन को। बिकॉज यूएसए ने यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसके ऊपर फोकस किया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज को लाया, है ना। यूरोपियन यूनियन की मैंने बात की ना भाई, जो कार्बन प्राइसिंग है ना, तो कार्बन प्राइसिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स लाए गए, CBAM जो लाया गया इंडस्ट्रियल एमिशन को कम करने के लिए, कार्बन लीकेज को कम करने के लिए। जो यहाँ पे जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो एक्सपोर्टर्स को ये एनकरेज करता है कि क्लीनर प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करें, है ना। यूएसए के अंदर हमने बात की अबाउट दी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट की। उसके बाद जापान की बात करें तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी जो जापान ने लाया, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एमिशन रिडक्शन दोनों को प्रमोट करने की बात की गई। हाइड्रोजन के अंदर अमोनिया, क्लीन स्टील टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पे इन्होंने फोकस किया यार। ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। इंटरनेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैं जर्मनी का, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है यार। डिकार्बोनाइज करने की बात की, स्टील प्रोडक्शन जो है, स्टील से जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। चाइना ने यहाँ पे प्रमोट किया एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी को, है ना। साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे जो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया स्टील के अंदर, बैटरीज एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो कार्बन कैप्चर रिसर्च एंड स्टोरेज की बात की जाती है इंडस्ट्रियल रीजन में, यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने भी एक तरह से एनर्जी इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप बनाया है यार, जिसमें प्रमोट करने की बात की है ग्रीन हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रिफिकेशन को, कार्बन कैप्चर रिप्लेस स्टोरेज, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो नेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रोड मैप, इसमें क्या बोला गया कि आपको ध्यान देना है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, आपको ध्यान देना कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर, आपको यहाँ पे रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करने पे ध्यान देना होगा, ऐसा बोला गया। तो ये सब चीज़ें हैं यार। तो करना क्या है, ठीक है, चैलेंजेस बता दिए दुनिया ने, इंडिया ने क्या किया, दुनिया ने क्या किया। बाकी आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या करने की ज़रूरत है, सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, करना क्या है आगे अपने को। अपने को ज़रूरत है कि हम डाटा ट्रांसपेरेंसी एंड डिसएग्रीगेशन करें, या मतलब, है ना, इम्प्रूव करें इस चीज़ को। बिकॉज डाटा नहीं रहेगा, कहाँ से कितना रिलीज़ हो रहा है, आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे यार। सो इम्प्रूव डाटा ट्रांसपेरेंसी एंड डिस एग्रीगेशन पे फोकस करना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक जो मिटिगेशन प्लानिंग है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक
मिटिगेशन प्लानिंग है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जो ट्रांजिशन है एमएसएमईज एंड टेक्सटाइल्स में, उनके ऊपर जो है इनको पहले यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देने की बात करेंगे, और जो हार्ड टू एबेट सेक्टर वहाँ पे बहुत दिक्कत होगा। सो एक्सपांड ट्रांजिशन टू एमएसएमईज एंड टेक्सटाइल्स। ग्रीन टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन लाइक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सबको एक्सेलरेट करना होगा। इनके जो एडेप्टेशन है उसको एक्सेलरेट ग्रीन टेक एडाप्टेशन लाइक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। है ना, अपने को ज़रूरत है कि हम जो कार्बन मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन कार्बन मार्केट मैकेनिज़्म, जो क्लाइमेट गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग है उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है यार। इन्हांस क्लाइमेट गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे जो टाइटन किया, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का यूजिंग फॉरेन डोनेशंस जो वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2026 के, जो न्यू नॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाइव फॉर एनजीओज जो कि फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहे हैं उनके लिए। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA सो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ओवरव्यू है कि ये होता क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं। ओवरव्यू एंड ओरिजिन। सो इट इज़ इनेक्टेड इन 1976 यार, है ना, इमरजेंसी के समय यहाँ पे इसको इनेक्ट किया गया। जो फॉरेन डोनेशन जो लेते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट फॉरेन डोनेशन एक्सेप्टेंस। 5 ईयर रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी वैलिडिटी होती है यार। इसको एक्सपायरी के 6 मंथ के अंदर रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूएबल, तो एनजीओज जो है उनको यहाँ पे इसको मेन जो है एनजीओज के रेफरेंस में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं दूसरे देश से, तो उनके रेफरेंस में ये हमको लाया गया। बाकी जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर हम बात करें, सो जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात करें तो जो रिलीजियस कैटेगरीज हैं, इसमें रीजन के अंदर 16 कैटेगरीज हैं यार। कल्चर के अंदर यहाँ पे 18 कैटेगरीज हैं। कुछ कल्चरल कैटेगरीज हैं यहाँ पे, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो परमिटेड हैं। जो एजुकेशनल कैटेगरीज हैं,
22 कैटेगरीज वो परमिटेड हैं। सोशल के अंदर 30 कैटेगरीज यहाँ पे परमिटेड है। मतलब जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं यार, लाइक जो यहाँ पे फंड जो रिसीव करते हैं FCRA के अंदर, यहाँ पे जो एलिजिबल एक्टिविटीज़ जो है उसको क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरीज में। ये है रिलीजियस, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड सोशल। इसमें रिलीजियस में अगर आप एस्टेब्लाइज करते हो कोई रिलीजियस लाइब्रेरीज, मॉस्टल, है ना, म्यूज़ियम, तो सब पैसा ले सकते हैं। कल्चर्स में अगर आप एक तरह से डिजिटाइजेशन करते हो फिल्म का, तो वो पैसा ले सकते हैं कि नहीं, है ना। एजुकेशन में स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फिर स्टाइपेंड अगर आप दे रहे हो तो वो सब चीज़ें जो है। सोशल में हाइजीन या फिर टॉयलेट्स आप कंस्ट्रक्ट करें तो वो पैसा ले सकते हैं कि नहीं। लाइक अगर आप ऑर्फेन जो है, मतलब आप अनाथ आश्रय बना रहे हो, जो जो है ना, चाइल्ड को प्रोटेक्शन जो दे रहे हो होम के अंदर, पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहे हो, सब सोशल कैटेगरीज के अंदर से आते हैं। ऐसे 30 कैटेगरीज हैं। तो ये अपने FCRA के अंदर जो रूल्स आए ना, जो अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर जो परमिटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्लासीफाई किया गया इन चीज़ों में यार। नेक्स्ट जो की चेंजेस एंड रूल्स की बात करें, सो स्ट्रिक्ट वर्क रूल्स होता है यहाँ पे। लाइक चॉइस फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट, जो सॉरी आपके पास स्ट्रिक्ट वर्क रूल्स होते हैं, मतलब आपके पास चॉइसेस हैं 5 स्ट्रिक्ट ग्रुप्स का ही। चॉइस फ्रॉम 5 स्ट्रिक्ट ग्रुप्स, एक फिक्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पे ना। जो वर्क रूल्स हैं, लाइक जो की चेंजेस यहाँ पे किए गए ना, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन लोकेशन एंड वर्क यहाँ पे लाया गया है यार। मतलब एग्जैक्ट चॉइसेस, मतलब NGOs को चूज़ करना पड़ेगा उनका वर्क फ्रॉम स्ट्रिक्ट लिस्ट अंडर 5 कैटेगरीज। लाइक उनका जो काम है सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, यहीं से अपना कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा। एक फिक्स्ड यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरी बाउंड्री के अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जहाँ से जिनमें उसको पैसा जो मिलेगा उसको स्पेंड करना है। एंड जो एग्जिस्टिंग NGOs हैं उनको 1 ईयर का समय दिया गया कि वो सबमिट करें फॉर्म FC, जो कि उनके एरिया को चूज़ करने के लिए है। फिक्स्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाउंड एंड सेपरेट फीस है फॉर एक्टिविटी यार। यहाँ पे ना जो आप एक्टिविटीज़ चूज़ करते हो अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग फी है। बाकी जो फाइनेंशियल रूल्स की बात करें, सो 10 लाख का मिनिमम स्पेंड अगर आप देना पड़ेगा फॉर रिन्यूअल यार। ₹10 लाख मिनिमम स्पेंड फॉर रिन्यूअल। तो 75% यहाँ पे रूल है फॉर फंड इंस्टॉलमेंट्स। एंड मैंडेटरी डोनर ट्रैकिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा यार। मैंडेटरी डोनर ट्रैकिंग यहाँ पे देखने को मिला। जो प्रोसेलाइजेशन है उसको बैन किया गया, ठीक है। प्रोसेलाइजेशन ये जो 75% पहले, तो ये 75% रूल फॉर फंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, अगर NGO पैसा मिलता है उसको पार्ट्स में ना, तो गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट रिलीज़ करेगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर जो 75% जो मनी है, अगर इंस्टॉलमेंट मिला पिछले बार जो मिला था उसका 75% वो स्पेंड कर लेता है, फील्ड चेक से इसको वेरीफाई किया था, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को देगा उसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बैन किया गया किस चीज़ को, मतलब जो रिलीजियस कन्वर्जन है, प्रोसेलाइजेशन है, उसको यहाँ पे बैन किया गया। मतलब बिगेस्ट चेंज जो है रिलीजियस कैटेगरी के अंदर की जो फंड है विच इज़ अलाउड फॉर बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रनिंग कम्युनिटी किचन लाइक लंगर्स यार,
हाउएवर मनी इज स्ट्रिक्टली बैन फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब आप इसको पीपल को रिलीजियस कन्वर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करें तो उसके लिए बैन किया गया यार। लाइक अगर आप टीचिंग रिलीजियस टीचिंग है ना, मेडिटेशन रिट्रीट कर रहे हो, स्टडी और डॉक्यूमेंट कर रिलीजियस हिस्ट्री एंड थियोलॉजी को एक जैसे लोकल फेथ को प्रैक्टिस प्रिजर्व करते हुए कर रहे हो तो ठीक है। बाकी आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बैन किया गया है यार, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेलाइजेशन, दैट इज बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, बैन प्रोसेलाइटाइजेशन। नेक्स्ट जो चेंज किया यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर हम बात करें तो एक की फंक्शनरी का डेफिनेशन जो है उसको ब्रॉडर किया गया, बढ़ाया गया। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करें सो ब्रॉडर की फंक्शनरी डेफिनेशन हमको देखने को मिला। चेंजेस की बात कर रहे थे, ब्रॉडर की फंक्शनरी डेफिनेशन, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको बैन किया गया फॉर एनजीओज यार। फॉरेन नेशनल्स जो हैं, दूसरे देश के लोग जो हैं वो यहाँ पे एनजीओज नहीं खोल पाएंगे। बैन फॉर एनजीओज। सोशल मीडिया एंड बुक डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने को मिला। सोशल मीडिया एंड बुक डिक्लेरेशन के अंदर जो एनजीओज हैं उनको अपना वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड बुक और आर्टिकल जो पब्लिश किए उनके लीडर्स के उसको यहाँ पे मस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे जो की फंक्शनरी का डेफिनेशन है उसमें ट्रस्टीज़, डायरेक्टर, पार्टनर्स, हेड जो है वो सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, पहले नहीं थे भाई। एंड जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो बैन है, मतलब एनजीओ जो कि फॉरेन सिटीजन जो थे, लाइक पर्सन ऑफ इंडियन एनर्जी को छोड़ के बाकी जो लोग हैं उसको अब अलाउड नहीं किया जाएगा, है ना। लाइसेंस नहीं मिलेगा यार, गवर्नमेंट जब तक स्पेशल परमिशन ना दे। तो ये है अकाउंटेबिलिटी के अंदर। जो सोशल मीडिया एंड बुक को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये चेंजेस किए गए। बाकी जो फाइन्स थे उसको भी रिवाइज किया गया यहाँ पे, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर। रिवाइज्ड फाइन्स की बात करें तो 1 लाख मिनिमम यहाँ पे फ़ाइन होगा यार, है ना। 1 लाख मिनिमम फ़ाइन। गवर्नमेंट रिवाइज किया जो फ़ाइन था, अगर आपने लॉस को, नियम को तोड़ा तो मिनिमम 1 लाख का यहाँ पे फ़ाइन लगेगा। बाकी अगर मिस्टेक या फिर वायलेशंस, अगर मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अनअप्रूव्ड वर्क और स्टेट्स तो 1 लाख और 30% ऑफ द मिसयूज्ड मनी, इस चीज़ को समझना है भाई। जो रिवाइज्ड फाइन थे 1 लाख का तो मिनिमम लगेगा ही, बाकी ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसको 30%, ठीक है। मिनिमम 1 लाख फाइन और 30% ऑफ अनअप्रूव्ड वर्क, ठीक है। 30% पेनल्टी, अगर 30% ज़्यादा है 1 लाख से तो वो लगेगा, है ना। अगर पेनल्टी है ना अमाउंट कम है तो 1 लाख लगेगा फॉर अनअप्रूव्ड वर्क। एंड 100% ऑफ दी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स यार, लाइक है ना, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिस्क एसेट्स जो हैं, रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टिगेट किया गया और स्पेकुलेशंस थे कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये एनजीओ, तो यहाँ पे 100% जो रिकवरी होगा प्रॉफिट्स का उसको ले लिया जाएगा यार, ठीक है। इसमें ये जो 1 लाख और 30% है ना, विच एवर इज मोर, ठीक है, वो लगेगा यार यहाँ पे, ओके। 100% रिकवरी ऑफ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो अप्रूवल कैंसिलेशन की बात करें तो किस में आपका जो है
अप्रूवल कैंसिलेशन का मतलब क्या, आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर इंक्वायरी में अगर आपका फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन में, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सो अप्रूवल कैंसिलेशन की बात करें तो अगर आप फॉल्स एप्लीकेशन स्टेटमेंट देते हो तो आपका अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा। फॉल्स एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स में आपका अप्रूवल हो जाए कैंसिल हो जाएगा यार। वायलेशन करते हो और आप टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो आपको यहाँ पे जो लाइसेंस है वो चला जाएगा। सो वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन अगर 2 ईयर्स तक कोई भी एनजीओ और इनएक्टिव है तो उसकी वजह से आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। अप्रूवल जो मिला था आपको वो कैंसिल हो जाएगा यार। 2 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी, अगर आपने फाइनेंशियल मिस यूटिलाइजेशन किया, पैसा जो आपको मिल रहा है एनजीओज़ को उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मिस यूटिलाइजेशन किया, तो भी आपको यहाँ पे जो एनजीओज़ हैं उनका यहाँ पे अप्रूवल कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है कि भाई ये एनजीओ जो है पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा काम नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं है, तो भी कैंसिल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर किसी हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है ना, मतलब अगर इसको आप इसको चाहे हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हो, और आप कोई कैंसिल कर देता है तो आप इसको रेमेडी के तौर पे चैलेंज कर सकते हो अप्रूवल को। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ओके, ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट यार। नेक्स्ट बात करें कि ज़रूरत क्या थी चेंजेस की। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड नीड फॉर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो चेंजेस लाए गए उसकी ज़रूरत क्या थी। और सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस एंड नीड फॉर द चेंजेस है, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी के रेफरेंस में चेंजेस लाना हमको बहुत ज़रूरी था यार। बिकॉज आप समझ लो बाकी देश से पैसा लेके लोग रिलीजियसली कन्वर्ट अगर कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नियम लाने बहुत ज़रूरी थे, है ना। जो सोवेनिटी है उसको इंसुलेट करेगा यार, हम अपने फैसले खुद ले पाएंगे। बाकी देश में पैसा डाल के कहीं जगह सेगमेंट में जो है वो आपको फैसले नहीं बदले जाएंगे। ऑल्सो जो फंड ट्रायल्स हैं उसको ये टारगेट करता है यार। टारगेटेड फंड ट्रायल्स हमको देखने को मिलेगा, पैसा गेटेड यहाँ पे केसेस देखने को मिलेंगे। ऑल्सो ये जो है ये जो नियम लाई इससे मनी लॉन्ड्रिंग तरह से प्रिवेंट होगा, कम करने की कोशिश की जाएगी। सो इट प्रिवेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये इंश्योर करता है, ये जो सिग्निफिकेंस है क्या चेंजेस का, इंश्योर लेजिटिमेट पर्पस, इंश्योरिंग लेजिटिमेट पर्पस, है ना। जो वेडिंग आउट ऑफ द शेल ग्रुप, सिग्निफिकेंस ये है कि ये वेडिंग आउट जो शेल ग्रुप्स है उसको बाहर करेगा यार, जो 2 साल तक काम नहीं करे उसको हटा देगा। सो वेडिंग आउट शेल ग्रुप। बाकी जो चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस है, सॉरी चैलेंजेस जो यहाँ पे हमको एफसीआरए के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं चैलेंज इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए। सो व्हाट इज़ द चैलेंजेस एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो चैलेंजेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिडलॉक है वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है यार। जो ऑपरेशनल क्लॉसेस में जो एम्बिग्यूटीज़ हैं ठीक से बताया नहीं गया है। सो एम्बिगुअस ऑपरेशनल
क्लॉजेज जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज हैं। बाकी जो वाइटल क्राइसिस हैं ना, वो डिले हो रहे हैं यार। जो क्राइसिस, जो रिलीफ थे, वो डिले हो रहे हैं। एंड जो सर्वाइवल थ्रेट्स है, माइक्रो एनजीओज ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। सर्वाइवल थ्रेट्स टू माइक्रो एनजीओज। एंड करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रूल बुक बनाना पड़ेगा यार। एक फाइलिंग जो पाइपलाइन है, ऑटोमेटिक फिलिंग पाइपलाइंस बनाने पड़ेंगे। प्रोपोर्शनल रिस्क इवैल्यूएशन करना होगा। जो ऑटोमेटेड फिलिंग पाइपलाइन है, इसका मतलब क्या है यार। ऑटोमेटिक फिलिंग पाइपलाइन का मतलब हमको सिक्योरिटी को फंक्शन के साथ बैलेंस करना होगा। मतलब न्यू रिपोर्टिंग जो रूल्स हैं, लाइक FC6F जो ये फॉर्म लाया गया है, जिसमें जो पहले से हैं एनजीओ उनको बताने पड़ेंगे कि मैं किस एरिया में काम करता हूँ। ये डिक्लेरेशन जो है ये रिलाई करता है ऑन स्विफ्ट ऑटोमेटेड वेब डैशबोर्ड यार, जिससे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं उसको यहाँ पे हम हैंडल कर सकें, बाईपास कर सकें, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। तो ऑटोमेटेड फाइलिंग पाइपलाइंस, ठीक है ना। अब ये इंटरनेट से होगा। हमको क्या करने पड़ेंगे यार, लाइक जो कल्टीवेट, जो डोमेस्टिक फिलैंथ्रोपी है उसको यहाँ पे कल्टीवेट करना पड़ेगा। मतलब डिपेंडेंस जो है इंटरनेशनल कैपिटल्स में फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड इंडिया को जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है यार, जिससे हमारे पास जो रिसोर्स बेस है ना, शिफ्ट हो टू इंटरनल फिलैंथ्रोपी। सो कल्टिवेटिंग डोमेस्टिक फिलैंथ्रोपी। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने जो बात की अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2027 के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए। बाकी इमरजेंसी के समय एनेक्ट किया गया था। जो चेंजेस हैं मेन ये न्यूज़ में थे यार, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं मेन चेंजेस के ऊपर मेंस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंडिया स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन की। ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, फिर विकसित भारत 2047 तक है, उससे स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक ट्रांजिशन देखा यार। आइसोलेटेड साइंटिफिक जो एंडेवर था, उससे एक कोर स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट के तौर पे इसरो ने यहाँ पे अपने आप को डेवलप किया। यहाँ पे हम जो विश्वास, दैट इज ट्रस्ट, विकास, डेवलपमेंट एंड जन कल्याण, जो पब्लिक वेलफेयर है, इसके अंदर जो 12 साल से जो ट्राईफोल्ड यहाँ पे स्पिरिट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात की गई। न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था, तो इसके बारे में हम बात करें अबाउट दी इंडिया से स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन की। इंडिया से स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो की ड्राइवर्स एंड विजन जो है, की ड्राइवर्स एंड विजन ऑफ स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको देखने को मिले, लाइक जो ट्राईफोल्ड स्पिरिट हमको देखने को मिला, विश्वास, विकास एंड जन कल्याण का। ट्राईफोल्ड स्पिरिट ऑफ विश्वास, विकास एंड जन कल्याण, जो नेशनल इनिशिएटिव्स थे उन्होंने यहाँ पे स्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया। लाइक जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है,
national initiatives like आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जो विजन है यहाँ पे उसके बारे में बात करें तो जो विकसित भारत का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत लाना है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। इसके विजन ने कैसे स्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया। जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, हमने आइसोलेटेड साइंस से लेके हम कोर नेशनल इंटरेस्ट एंड कोर नेशनल एसेट तक यहाँ पे हमने एक सफ़र तय किया यार। सो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात करें सो फ्रॉम आइसोलेटेड साइंस टू कोर नेशनल एसेट, जो स्पेस आर्किटेक्चर है वो भी इवॉल्व हो रहा है यार। अगर हम इवॉल्विंग स्पेस आर्किटेक्चर की बात करें इवॉल्विंग स्पेस आर्किटेक्चर जिसमें कमर्शियल एंड जो डुअल पर्पस इकोसिस्टम्स हैं उनकी बात करते हैं यार। कमर्शियल एंड डुअल पर्पस इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं स्पेस के, लाइक जो एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए, रूरल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो ये सब स्पेस आर्किटेक्चर जो है इवॉल्व हो रहा है उसको दर्शाता है। टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चरल मैपिंग, रूरल टेलीकम्युनिकेशन, जो रियल टाइम डिज़ास्टर अलर्ट है उसके लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं यार। रियल टाइम डिज़ास्टर अलर्ट्स के लिए, स्ट्रेटेजिक नेविगेशन ऑटोनॉमी के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है यार। नेविगेशन के लिए स्ट्रेटेजिक नेविगेशन ऑटोनॉमी के लिए। नेक्स्ट जो पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो जिसने कि उस स्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया, जो इवॉल्विंग जो गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे स्पेस सेक्टर में उसकी बात करें पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जिसमें हम बात करते हैं कि जो इंडिया स्पेस पॉलिसी है 2023 का, जिसने जो मोनोपोली था उसको एंड किया एंड जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया यार स्पेस सेक्टर में। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ended state monopoly, allowed non-government entities। नेशनल NGP 2024 की बात करें तो जो NGP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई। जो नॉर्म्स गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स 2024 में आया उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स थे कि आपको फ्रेमवर्क मानना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल प्रेडिक्टिबिलिटी पे वो ऑप्टिमाइज़ किया गया जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा चीज़ों को। सो नॉर्म्स गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर 2024 की बात करें सो दिस गिव राइज टू द स्टैंडर्ड
प्रोटोकॉल्स एंड क्लियर फ्रेमवर्क। इन स्पेस की बात करें वो सिंगल विंडो नोडल रेगुलेटर है यार। इन स्पेस इज सिंगल विंडो नोडल रेगुलेटर। कमर्शियल एंड कैपिटल इनिशिएटिव्स की बात करें कमर्शियल एंड कैपिटल इंसेंटिव्स की बात करें मतलब इनिशिएटिव्स जो लिए गए स्पेस सेक्टर में, जिसमें हम बात करते हैं NSIL की, जो कि है ना इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये क्या है भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। फाइनेंशियल आर्म ऑफ इसरो यार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को ये देखता है। जो फंड एट इन्वेस्टमेंट है, इसकी लिबरलाइजेशन की बात करें सो 100% फॉर कंपोनेंट्स फंड एट इन्वेस्टमेंट दिया गया। 74% फंड एट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेट किया गया फॉर ऑपरेशंस एंड 49% फॉर लॉन्च व्हीकल। सब इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना शेयर रख सकते हो, मतलब इतना इन्वेस्ट कर सकते हो यार, ये बोला गया है ना। FDI इतना फंड एटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी जो स्टार्टअप है यार, पहले एक ही था यहाँ पे 2024 में स्पेस स्टार्टअप, 2014 में, उससे 2026 में आज कितने हो गए, 12 साल में 4 से ज़्यादा स्टार्टअप देखने को मिला टेक्नोलॉजी मतलब स्पेस टेक में। सो स्टार्टअप का ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। 1 in 2014 to 400+ in 2026। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेजर माइलस्टोन्स एंड फ्यूचर मिशंस की बात करें, स्पेस की बात करें, मेजर माइलस्टोन्स की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है यार। सो मेजर माइलस्टोन्स एंड फ्यूचर मिशंस की बात करते हैं। जिसमें जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करें तो भाई मंगलयान 2014 में स्पेस इसरो ने लॉन्च किया यार, मार्च में। मंगलयान 2014 में। चंद्रयान 3 2023 के अगस्त में यहाँ पे लॉन्च किया। चंद्रयान 3 इन अगस्त 2023 एंड आदित्य L1 जो है सितंबर 2023 में लॉन्च किया यार। ये हिस्टोरिकल जो माइलस्टोन्स रहे उसकी बात की। बाकी जो फ्यूचर टारगेट्स यहाँ पे इसरो के हैं, फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो गगनयान जहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है ये। चंद्रयान 4 जो है वो लूनर सैंपल रिटर्न की बात करते हैं यार। हाँ, चंद्रयान 4 जो होगा, चंद्रयान 4 की बात करें, एक मल्टी मॉडल मिशन है जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होगा। फिजिकल जो गोलित सैंपल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके है ना ये वापस से अर्थ में आ गया यार। सो इट इज़ अ लूनार सैंपल रिटर्न मिशन। चंद्रयान 4 लूनार सैंपल रिटर्न 2027 में ये लॉन्च करने की बात की जा रही है।
गगन जो है, ये गगनयान जो है यहाँ पे 2026 के सेकेंड हाफ में यहाँ पे शेड्यूल है, जहाँ पे एक वोमित्र ह्यूमनॉइड को ऑन बोर्ड लिया जाएगा यार ना। पर गगनयान 1 जो है एक ऑर्बिटल फ्लाइट किया जाएगा सेकेंड हाफ में। गगन फेज डिलीवरेबल होगा भाई स्पेस मिशन। पहले फेज में गगनयान के एक रोबोट को भेजा जाएगा यार। उसके बाद हम बात करें अबाउट फ्यूचर टारगेट्स में, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि मॉड्यूलर स्टेशन 2035 तक बनाने की बात की गई है यहाँ पे। 2035 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, ये जो है अप्रूव किया गया है इसको। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन VAS मॉड्यूलर स्टेशन बाय 2035 है ना। शुक्रयान की बात करें तो ये शुक्रयान जो है ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बायलैटरल कोऑपरेशंस किए गए स्पेस मिशंस के अंदर, बायलैटरल कोऑपरेशंस की बात करें सॉरी बायलैटरल जो को एक्सप्लोरेशंस किए गए उसकी बात करें तो ल्यूपैक्स जो लूपैक्स है वो इसरो और जाक्सा का मून मिशन है। त्रिशा की बात करें तो अभी जो है क्लाइमेट साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया गया सैन फ्रांस और इंडिया के द्वारा। त्रिशा जो है वो है ना, इसको पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से कहाँ पे भेजा गया ना, इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। CNES क्लाइमेट साइंस मतलब ये क्या करेगा भाई, ये थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है, हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के लिए भेजा गया है। ठीक है, जो सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट स्पेटिकल जो है मिशन है, जो ये किसका है यार, इंडिया और फ्रांस का। के बाद जो NGLV है, NGLV मतलब क्या, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, जो कि हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम होता है यार, है ना। तो उसके बारे में बात करें तो दिस आर नेक्स्ट जनरेशन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स यार, नेक्स्ट जनरेशन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स। इसके बाद हम बात करें अबाउट जो स्ट्रेटजिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसका यहाँ पे स्ट्रेटजिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या रहा है यार। ओके, स्ट्रेटजिक एंड सोशियो इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए है ना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यार। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड कनेक्टिविटी, यहाँ पर हम इकोनॉमिक वेलोसिटी की बात करें तो अराउंड 500 मिलियन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखा गया यहाँ पे। एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो जो नाविक कॉन्स्टिलेशन हमने बनाया, एक अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम जो बनाया है, वो इसी की मदद से बनाया पाया, जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन में इतने डेवलपमेंट हुए उसी की वजह से यार। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर नाविक कॉन्स्टिलेशन की बात करते हैं। स्पेस डिप्लोमेसी के अंदर अगर बात करें तो साउथ एशिया जो सैटेलाइट है ना, GSAT-9 की बात करें तो साउथ एशिया के अंदर सैटेलाइट जो है वो हमने भेजा यार। बाकी जो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड की बात करें स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो स्पेस सेक्टर यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सो व्हाट आर दी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सो की कॉन्स्टेंट्स की बात करें सो यहाँ पे जो लो मार्केट शेयर है अराउंड 2.3% या 2 to 3% ऑफ द ग्लोबल मार्केट के बस हम शेयर करते हैं यार, ये एक चैलेंज है। ग्लोबल मार्केट शेयर 2 to 3% ऑफ ग्लोबल मार्केट, जो मैन्युफैक्चरिंग बॉटल नेक है, मतलब हमारे पास हाई प्रिसिशन कैपेसिटी कमी है यार। सो मैन्युफैक्चरिंग बॉटल नेक्स की बात करें तो अपने पास लिमिटेड हाई प्रिसिजन कैपेसिटी है। जो टेक्निकल रिस्क है यहाँ पे, और उसकी बात करें टेक्निकल रिस्क की, तो लाइफ सपोर्ट एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, यहाँ पे हमको लाइफ सपोर्ट्स की कमी है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है यार। लाइफ सपोर्ट्स एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं, जो फिजिकल प्रेशर है वो भी बहुत यहाँ पे बड़ा कंस्ट्रेंट है। लाइक फाइनेंसिंग मल्टीपल हैवी मिशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, पैसा नहीं होता यार। फिजिकल प्रेशर्स की बात करें सो फाइनेंसिंग मल्टीपल हैवी मिशंस, दिस आर दी कंस्टेंट्स यार। तो अपने को करना क्या, व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड यार। तो अपने को वे फॉरवर्ड के अंदर जो ग्लोबल मार्केट शेयर को बढ़ाने की ज़रूरत है। 8% का हमें टारगेट रखा है 2030 तक। जो ग्लोबल मार्केट है उसका स्पेस में 8% तक शेयर करेंगे, 8% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर बाई 2030। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने कुलासे कर्नापट्टिनम में जो स्पेस पोर्ट बनाया गया है वो हमने देखा यार। तो ये हमारे पास ये सब जगह स्पेस पोर्ट बनाने की ज़रूरत है। कुलासे करापट्टिनम
इनोवेशन के अंदर एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना, वैसे इसने स्पेस एक्स ने ध्यान दिया यार। इनोवेशन के अंदर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना होगा। जो नाविक है उसको मेन स्ट्रीमाइज करना पड़ेगा, मतलब जो ग्लोबल चिपसेट है उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा यार। अभी बाकी जो ग्लोबल चिपसेट सब GPS ही सपोर्ट करते हैं, बट इनको हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल चिपसेट्स। तो ये हमने बात की अबाउट जी टेक्नोलॉजिकल इंडिया का जो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटे छोटे जो प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स हैं उसकी। हमको करंट अफेयर्स में देखने को मिले 24 जून को। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता न्यूज़ में था यार, क्योंकि हमारे पास जो चीता मित्रास हैं, द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इंटरेक्ट किया जो चीता मित्रास हैं कूनो नेशनल पार्क में, है ना, उनके साथ जो इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चीता, उसके यहाँ पे प्रोग्रेस को देखा। तो उसके बारे में हम बात करें प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता की बात करें, ओवरव्यू की बात करें तो ना, ये सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन बनाना एक ऑब्जेक्टिव था यार यहाँ पे। सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन बनाना एक ऑब्जेक्टिव है इसका। एंड ये जो है लॉन्च कब हुआ था 2022 में, 17 सितंबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था। एंड जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया, NMP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तीनों ने मिल के इसको लॉन्च किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड MP का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चीता को लाया गया इन दी कूनो नेशनल पार्क ऑफ MP, अफ्रीका से लाया गया, है ना। लोकेशन कहाँ पे कूनो नेशनल पार्क का, मध्य प्रदेश में। हैबिटेट की बात करें तो जो कूनो नेशनल पार्क है एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। साइंटिफिक मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाएगा यार, लाइक रेडियो कॉलर्स ड्रोन से, ये बोला गया कूनो नेशनल पार्क में। साइंटिफिक मॉनिटरिंग हमको देखने को मिला, लाइक रेडियो कॉलर्स ड्रोन्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के अंदर यहाँ पे चीता मित्रस यहाँ पे न्यूज़ में रहता है। चीता मित्रस क्या है, दिस आर दी कम्युनिटी अवेयरनेस ये करते हैं। चीता मित्रस जो लोग होते हैं एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करते हैं, कंजर्वेशन में सपोर्ट करते हैं। चीता मित्रस की बात करें तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन करते हैं, एंड कंजर्वेशन
को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है जो न्यूज़ में था यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी ट्रेड, जो रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ट्रेड्स की बात करें, है ना। तो ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज आरबीआई ने इशू किया रिवाइज डायरेक्शन फॉर ट्रेड्स, जिसमें सिंप्लीफाई किया गया जो एमएसएमई का ऑनबोर्डिंग है, एंड अप्रूव किया एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो ट्रेड्स की बात करें, ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ट्रेड्स। तो इसमें जो कोर फंक्शन है ट्रेड का, कोर फंक्शन की बात करें तो एमएसएमई इनवाइसिंग को डिस्काउंट करने के लिए बनाया गया था यार। एमएसएमई वाइस डिस्काउंटिंग किया जाता है ट्रेड से, जैसे इमीडिएट कैश कन्वर्जन में हेल्प करता है। एंड जो ट्रेड्स है इसको रेगुलेट कौन करता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, सो ट्रेड्स होता क्या है भाई? तो ट्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमईज को जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब जो इनवाइसेस हैं, उनको ये तुरंत इमीडिएट कैश में कन्वर्ट करता है। कैसे भाई? ऑक्शनिंग करता है उसको, बैंकों को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वैसे करके ये तुरंत कैश में कन्वर्ट करवाता है। बाकी जो ट्रेड्स हैं इसके अंदर जो न्यू आरबीआई के गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बात करें, न्यू आरबीआई गाइडलाइंस की बात करें तो एमएसएमई वेरिफिकेशन की बात करते हैं यार। यहाँ पे एमएसएमई को वेरीफाई करना पड़ेगा। एमएसएमई वेरिफिकेशन, क्रेडिट गारंटीड कवरेज, क्रेडिट गारंटी कवरेज की बात की गई, एंड मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹25 करोड़ यहाँ पे होना चाहिए। जो की फीचर है यहाँ पे ट्रेड्स का, की फीचर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है यहाँ पे, कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग देखने को मिलता है, कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग देखने को मिलता है, डिजिटल सेटलमेंट होता है यार यहाँ पे। ओके, ये हमने बात की अबाउट ट्रेड्स की। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में था, इट इज़ रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था भाई? रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी जो है, बिकॉज जो एक्सप्लोजन देखने को मिला इन दी बारजान गैस फैसिलिटी जो कि कातर के अंदर है, कातर का जो रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है ना, जिसकी वजह से जो लार्जेस्ट एलपीजी प्रोडक्शन हब है वर्ल्ड का, वहाँ पे टेंशन गया यार। तो रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें, कतर के अंदर है ये, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, RLIC। सो
के बारे में बात करें तो जो रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है, ग्लोबल रोल की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एलपीजी हब है यार ये। ग्लोबल रोल की बात करें सो इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट LNG liquid natural gas hub, not LPG. It is world largest LNG hub, liquefied natural gas hub. It is managed by Qatar Energy. Managed by Qatar Energy. इस एक तरह से स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है यार वहाँ पे। स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। जो की फैसिलिटी है यहाँ पे रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर हम बात करें तो एक बार्जन गैस प्लांट है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था मेन, एंड एक रिफाइनिंग एंड GTL फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। फाइनिंग एंड GTL फैसिलिटी, हीलियम प्रोडक्शन हब है यार यहाँ पे। हीलियम प्रोडक्शन हब है जो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे PIB के अंदर जो पद्मा अवार्ड्स थे वो न्यूज़ में थे बिकॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे रिमेनिंग जो पद्मा अवार्ड्स 2026 का उसको दिया गया है ना, ड्यूरिंग द सिविल जो इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी था राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे। तो पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर साल न्यूज़ में रहते हैं यार। पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करें पद्मा अवार्ड 2026 सो 2026 की स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो टोटल अवार्ड 131 अवार्ड्स दिए गए। पद्म विभूषण यहाँ पे 5 दिए गए, पद्म भूषण 13 एंड पद्मश्री 113 दिए गए यार। स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो टोटल अवार्डीज जो थे वो 131 एंड इसमें से पद्म विभूषण है ना 5 दिया गया, पद्म भूषण 13 दिया गया, पद्मश्री 113 दिया गया। बाकी जो पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसेस की बात करें तो ये टाइटल्स नहीं आते, तो आप पद्मश्री किसी का नाम के सामने डाल सकते हो बिकॉज दिस नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टाइटल्स यार। तो आर्टिकल 18 जो है उसके अंदर ये खारिज नहीं किया जा सकता। रूल्स एंड प्रोसेस आपको ये पूछेगा पद्मा अवार्ड्स कैन नॉट बी यूज एज टाइटल, तो ये गलत है यार। सो टाइटल के अंदर नहीं आते, सो दे कैन बी यूज एज ए टाइटल। टाइटल नहीं बोला गया पद्मा अवार्ड्स को यहाँ पे। पब्लिक नॉमिनेशन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पब्लिक नॉमिनेट करता है यार, बट सबको पता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पॉलिटिक्स का है। एनुअल कैप की बात करें तो 20 जो है वो रखते हैं कि हर साल हम यहाँ पे देंगे। बाकी ये फॉरेनर्स एंड पोस्टोमसली नहीं दिया जाता, मतलब एक्सक्लूड करके 120 का एनुअल कैप है यहाँ पे। फॉरेनर्स को भी दिया जाता है, बाकी एनुअल कैप जो है पद्मा अवार्ड्स का 120 है, एक्सक्लूडिंग फॉरेनर्स एंड पोस्टोमस। जो देहांत हो गया उसके बाद जो देते हैं उसको बोलते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स न्यूज़ में था। नेक्स्ट जो ब्रिक्स का नेशनल मीटिंग हुआ था यार ये न्यूज़ में था। ब्रिक्स का जो पद्मा अवार्ड्स को 2021 में क्वेश्चन आ चुका है यार, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है जो पद्मा अवार्ड्स है ना। एंड नेक्स्ट जो है ब्रिक्स समिट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड सीनियर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे ब्रिक कंट्रीज़ का
है ना, उनको मैट किया यार, मिला उनसे। तो इसके बारे में बात करें, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की बात करें 2026 में जो मीटिंग हुआ था यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था यार। 2026 का जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इस मीटिंग का जो थीम था इट इज़ रेजिलियंस, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम क्या है, रेजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। इसको अजीत डोभाल यहाँ पे चेयर किए, जो मीटिंग हुआ था उसको। एंड इसके फोकस था मेन साइबर सिक्योरिटी एंड जो एआई थ्रेट्स हैं उसके ऊपर। ये 2026 की मीटिंग की बात की ना, जो ब्रिक्स जो ब्लॉक है उसके बारे में हम समझें। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स ब्लॉक है इसका जो इकोनॉमिक वेट है ये 26% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है यार। ओके, इकोनॉमिक वेट की बात करें तो 26% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। डेमोग्राफिक्स के अंदर बात करें तो 40% ऑफ पॉपुलेशन दुनिया का जो है ब्रिक्स ब्लॉक में आता है। एंड इसकी मेंबरशिप जो है वो एक्सपांड किया जा सकता है, एक्सपांडेड मेंबरशिप। अभी सिर्फ ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, देखो भाई ब्रिक्स में टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं, 5 ओरिजिनल मेंबर्स हैं प्लस 6 अलॉन्ग नेशनल, 6 न्यू मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 6 न्यू मेंबर्स अगर हम यहाँ पे बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही। अलॉन्ग सेट जो सब्सिक्वेंट जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, इसमें हम बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, 5 ओरिजिनल प्लस 6 हैं अभी। इंडोनेशिया, फिर ईरान, सऊदी अरेबिया है ब्रिक्स का मेंबर, एंड यूएई। तो ब्रिक्स के 6 मेंबर और हैं। ठीक है, इसमें से याद रखना ये जो है यूएई, सऊदी अरेबिया को एक साथ रखना है यार, आई इंडिया, इंडोनेशिया को एक साथ, एंड इथियोपिया एंड इजिप्ट को एक साथ दी पार्ट ऑफ द एक्सपांडेड मेंबरशिप। नेक्स्ट जो था, जो इंडिया बिकेम द वर्ल्ड टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन, यार ये न्यूज़ में था बिकॉज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, उसने बताया कि जो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बना है यार, है ना। जो कि हमारा जो मैरीटाइम विजन है 5 ईयर अहेड हमने उसको पा लिया। तो इंडिया शिप रिसाइकलिंग सेक्टर की बात करें, इंडिया शिप शिप रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो जो ग्लोबल लीडर्स हैं 35% जो है, इंडिया जो है इस शिप रिसाइकलिंग में 35% शेयर कंट्रीब्यूट करता है यार। एंड यहाँ पे 60% ग्रोथ हमको रिसाइकलिंग वॉल्यूम में देखने को मिला है। तो इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर है
35.4% शेयर जो है 2025 के अंदर हमारे पास इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। अभी भी लार्जेस्ट शेयर इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ रिसाइकलिंग में। यार हमारे पास 60% ग्रोथ हमको रिसाइकलिंग वॉल्यूम में देखने को मिला है ना। जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की बात करें तो मैरीटाइम इंडिया जो विज़न 2030 का, इसके तहत यहाँ पे ये इस पर फोकस किया जा रहा है। MIV 2030 के तहत रिसाइकलिंग ऑफ शिप्ड एक्ट जो है वो सब स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क हैं जो कि इसको यहाँ पे कवर करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट ऑफ 2019 एंड जो हांगकांग कन्वेंशन रेटिफिकेशन है, हांगकांग कन्वेंशन रेटिफिकेशन, वो सब इस चीज़ को गवर्न करते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे हैं उसके बारे में हम बात करें तो यार्ड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम 53.3 करोड़ यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट यहाँ पे स्कीम देखने को मिला गवर्नमेंट के द्वारा। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, ये शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम है, इसकी बात करें तो ये प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू वर्थ 40% जो स्क्रैप वैल्यू है रिसाइकल शिप का, उतना क्रेडिट प्रोवाइड करता है यार। एंड जो इट इज़ यूजेबल अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू वेसल जो कि इंडिया में बिल्ड किया जाता है। तो एक तरह से रिसाइकलिंग एंड डोमेस्टिक शिपिंग को ये एनकरेज करता है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो यू है, यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट एक्सेस एफर्ट है, इसने भी एक तरह से बहुत बढ़ावा दिया सिर्फ रिसाइकलिंग को। गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूजन जो है इन रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ के जो है उसको इंक्लूड करने की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो अप्रूव्ड लिस्ट है ऑफ शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स वहाँ पे, तो एक तरह से ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो है इन्हांस हो रहा है। तो ये हमने बात की अबाउट जो थोड़ी चीज़ें कि न्यूज़ में थे यार, है ना। 2024 में प्रीलिम्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में थे उसके बारे में बात की, मेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स थे न्यूज़ में उसके बारे में हमने देखा। एंड ये कवर होता है जो 24 जून 2026 करंट अफेयर माइंड मैप्स।